क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से एक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सच में तकलीफ होगी, ठीक है, परेशान नहीं होना, हेल्प करने के लिए हम हैं। होमवर्क नहीं करोगे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, तो सोच लेना। चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, ठीक है। बारी बारी बात करेंगे, जो जहां आएगा वहीं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले टर्म आ रहा है सेंटर ऑफ मास। सुनते दिल में फीलिंग आ रही है क्या? एक सेंटर है जहां पे सारा मास है ना। और अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो बिल्कुल गलत, ठीक है। नाम पे नहीं जाने का, नाम पे बिल्कुल नहीं जाने का। सेंटर ऑफ मास सोचे तो थोड़ा बहुत बचपन में भी इधर उधर से कहीं से बकवास सुन लिए होंगे, यूट्यूब वगैरह पे देख लिए होंगे, फील वील कर लिए होंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो भूल जाइए। सेंटर ऑफ मास इज ए प्योरली मैथमेटिकल टर्म। अगर कोई इसका विजुअलाइजेशन चाहते हो तो हमको नहीं आता, ठीक है। कोई भी अच्छी किताब उठा के देखो, सेंटर ऑफ मास एक प्योरली मैथमेटिकल टर्म है जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है ना। डिस्क्लेमर पढ़ते हो ना, मूवीज में पहले ही आता है ये एक काल्पनिक घटना है ना, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है और इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी लिख लो, कान खोल के सुन लो, और कहीं बकवास देखो तो उससे दूर रहने का। अगर कोई आपको सेंटर ऑफ मास फील करा रहा है तो समझ जाओ उससे दूर रहने में ही भलाई है। ये एक प्योरली मैथमेटिकल टर्म है, क्योंकि हम कई बार आपको ऐसा सिचुएशन दिखाएंगे जहां पे सेंटर ऑफ मास आपके बॉडी से बाहर होगा, हवा में होगा। अब ढूंढो मास कहाँ है ना। तो नाम पे नहीं जाने का। सेंटर ऑफ मास मतलब ऐसा कोई सेंटर नहीं जहां मास वास रखा, कुछ नहीं। ये एक प्योरली मैथमेटिकल टर्म है और हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कैसे ये आया, ठीक है। अच्छा, बताने की, समझाने की कोशिश करें। इसको कोई इन्वेंट नहीं किया। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर कोई टर्म बार बार आ रहा है तो क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। देखो इस पूरे जो कैलकुलेशन का ये जो पूरा हिस्सा है इसको एक नाम दे दो, है ना। वैसा ही कुछ है सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? पक्का? तो देखो कैसे डिफाइन किया गया, पहले वो समझाते हैं, फिर थोड़ा सा और इसके मैथमेटिकल बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे। नहीं भी वो समझ में आए वो वाला पार्ट तो चलेगा, ठीक है। बट एक चीज बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप सेंटर ऑफ मास की फीलिंग लेने लगो, है ना। सर सेंटर ऑफ मास अच्छा यहां होता है, अबे कुछ नहीं होता। प्योरली मैथमेटिकल टर्म है, बार बार हम बोलेंगे, ठीक है। तो कोई आपको सेंटर ऑफ मास विजुअलाइज करा रहा है, सेंटर ऑफ मास की फील दिला रहा है, तो वहां से हट लो, ठीक है, एकदम तुरंत हट लो। देखो क्या होता है कि अभी अब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना। मान लो ये मेरा एक्स है, ये वाई है। कैसे डिफाइन किया गया पहले तो हम बिल्कुल वो बता देते हैं, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब जिसका साइज क्या हो, नेग्लिजिबल हो। यही बात कर रहे हैं ना। कितना नेग्लिजिबल, इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बाकी डायमेंशन के रिस्पेक्ट में उसका डायमेंशन क्या हो, छोटा हो, है ना, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 है। दूसरा पार्टिकल है m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। तीसरा m3 है, इसका पोजीशन वेक्टर r3। और सारा पार्टिकल हो सकता है जिसको हम अपने सिस्टम का हिस्सा मान रहे हैं, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया गया है ना, m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2, m3 का पोजीशन वेक्टर r3 एंड सो ऑन। n पार्टिकल हो सकता है इसमें, है कि नहीं। अरे सिस्टम हम डिफाइन करते हैं ना अपने जरूरत के अनुसार। तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर
होगा, उसका भी तो कुछ लोकेशन होगा ना, उस सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा या जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे डिफाइन किया गया है, RCM बराबर M1R1 प्लस M2R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय सिग्मा MI। सिग्मा MI मतलब सारे पार्टिकल्स के मास का समेशन, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कोई दिक्कत? ये प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि देखो अगर पार्टिकल के अलग अलग पार्टिकल का लोकेशन ये है तो इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा M1R1 M2R2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या वहां पे मास होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। हम ऐसा सिचुएशन भी दिखाएंगे, क्या वहां पे सिस्टम का सारा मास होता है? बिल्कुल नहीं। सिस्टम का मास तो अभी भी वही, M1 का मास वहां, M2 का मास यहां, M3 का मास यहां। समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? तो ये होता है लोकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लोकेशन का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मैथमेटिकली बार बार हमारे कैलकुलेशन में आ रहा था, इसलिए हम इसको एक अलग नाम दे दिए, है ना। हमारे कैलकुलेशन में बार बार ये आएगा इसलिए हम इसको एक अलग नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? पक्का? अब इसी को बुक में ऐसे लिख देता है तो आप परेशान हो जाते हो। RCM बराबर सिग्मा MI RI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI। ith पार्टिकल के मास को उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, फिर सबको जोड़ दो। ये पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको जोड़ देना और उसको टोटल मास से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत? इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। अबे पोजीशन वेक्टर है ये भी, मास तो ऐसे भी कट जाएगा, है ना, तो ये ऑब्वियसली मीटर होना चाहिए। क्यों? क्यों ये पोजीशन वेक्टर है भाई, पोजीशन वेक्टर का यूनिट क्या होता है? मीटर। कोई दिक्कत? पक्का? अब ये कैसे आया, क्यों आया, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, है ना। हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को नहीं बता रहे हैं, हम इसको वो क्या करते हो आप लोग, इमेजिन नहीं करवा रहे हैं, बस हम आपको दिखाएंगे कि देखो कैलकुलेशन में ये टर्म बार बार आ रहा है। समझ में आया? इसलिए हम इसको एक अलग नाम ही दे दिए कि ये जो टर्म है इसको सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? तो लिख लो, 10 बार लिखना पड़े तो भी लिख लो। सेंटर ऑफ मास प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बड़े अक्षर में, मोटे अक्षर में एकदम पेज पे लिख लो। समझ में आया? चल नोट करो जल्दी। चल, तो इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जो सबसे खतरनाक चैप्टर है, उसका 50% वही होने वाला है। उसका 50% वैल्यू सिर्फ इस इक्वेशन का, और वो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वही सेंटर ऑफ मास है जिसकी कहानी अभी शुरू की है। ठीक है, ये वही सेंटर ऑफ मास है जिसकी कहानी अभी हम शुरू की है। उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो अलग बात है, बट यही इक्वेशन अभी हम लोग आगे जाके डिराइव करेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी द 50% ऑफ योर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, समझ में आया? समझना क्या है अभी तो बस लिख लो। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, एक और जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है वो हम आपको अभी बता देते हैं कि लोग बोलते हैं कि देखो मैकेनिक्स का सवाल सॉल्व करना है ना तो पूरे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। ठीक है, पूरा बॉडी है उसको हम भूल जाओ, सिर्फ मानो कि एक पार्टिकल है जिसका मास बॉडी के मास के बराबर है और वो कहां पे रखा हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं कुछ केस में ऐसा करने से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा और कुछ केस में आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अगर ये सोच रहे हो कि पूरे बॉडी को हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर पाएंगे
तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है अगेन, है ना। अ बॉडी कैन नॉट ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। इन सम केसेस यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट, और हम भी रिप्लेस करेंगे, लेकिन जब भी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करेंगे तो हम पहले ये प्रूफ करेंगे कि हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया? फिर से सुनो, इन ईच एंड एवरी केसेस बॉडी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। देयर आर सम केसेस व्हेन अ बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। मतलब पूरे बॉडी को भूल जाओ, कैसे कैसे पार्टिकल का मास है इधर उधर, सीधा मानो कि उसका सेंटर ऑफ मास जहां, पहले लोकेशन निकाल लेंगे, ठीक है, और मान लेना कि पूरा बॉडी का सारा मास वहीं पे है, बाकी बॉडी नहीं है। ऐसा हम भी करेंगे, बट जब भी ऐसा करेंगे तो पहले हम आपको प्रूफ करेंगे कि देखो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? और देयर विल बी सम केसेस जब बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करोगे तो पंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंगा। पंगा मतलब क्या? गलत हो जाएगा सीधा सा। समझ में आया? तो पहले हमको यह भी तो समझना है कि कब बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। इसलिए हम बोलेंगे रटो कुछ भी नहीं, समझो। और जब भी रिप्लेस करने का तो पहले यह प्रूफ करने का कि हां यहां हम रिप्लेस कर सकते हैं, तब ये प्रॉपर तरीका होगा ना कि हाँ भाई यहां तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस बॉडी के बदले इसका सेंटर ऑफ मास एक एक पार्टिकल लो, क्योंकि पार्टिकल से डील करने में तो मजा आता है, क्योंकि पार्टिकल का इक्वेशन बहुत आसान होता है, नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे अभी तक जो न्यूटन्स लॉ सीखे हो वो पार्टिकल या सिंगल बॉडी के लिए सीखे हो, है ना? अरे है ना, जिसके हर पार्ट का एक्सेलरेशन क्या होता था? सेम होता था। तो हम लिखते थे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमको ये नहीं सोचना पड़ता था कि किसका एक्सेलरेशन, क्योंकि सारे पार्ट का एक्सेलरेशन क्या होता था? सेम होता था। अब हम ऐसे बॉडी की बात करेंगे जिसका अलग अलग पार्ट अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, जैसे कि आप चल रहे हो, हाथ इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है कि नहीं है? तो क्या इसमें सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए लिख देंगे सीधा सीधा? किसका एक्सेलरेशन? तो फिर वो किसका एक्सेलरेशन होगा? सेंटर ऑफ मास का, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे न्यूटन्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक हम किस पे बात कर रहे थे? सिंगल पार्टिकल पे। अब उसको हम धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे। समझ में आया? और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही आने वाला है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एवरी केस बॉडी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। हर केस में बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। देयर आर फ्यू केसेस व्हेन वी कैन डू दैट एंड देयर आर फ्यू केसेस व्हेन वी कांट डू दैट। तो whenever you are trying to replace the body by its center of mass, first of all you have to prove कि you can replace the body by its center of mass, तभी रिप्लेस करने का। समझ में आया? पक्का? तो जब भी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना है तो यू हैव टू प्रूव कि हां यहां पे हम इस बॉडी को इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आया? पक्का? यहां तक में कोई परेशानी? अच्छा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था पार्टिकल के लिए? उसी पे बात करते हैं। पहले सिंगल पार्टिकल के लिए न्यूटन का सेकेंड लॉ था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वेयर मास पार्टिकल का मास, एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कोई दिक्कत? इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अपने पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, मास वेरी थोड़ी कर रहा है। अरे मास तो पार्टिकल का कांस्टेंट ही होगा ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं। असल में न्यूटन ने लॉ को इसी फॉर्म में दिया था,
लोग 9th-10th में पढ़े भी होंगे कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। यही जो टर्म है एम वी, इसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, बार बार अगेन आपके सामने आने वाला है ना, ये बार बार आपके सामने आने वाला है। इसको नाम दिया गया लीनियर मोमेंटम। क्या नाम दिया गया? लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो देखो न्यूटन का सेकंड लॉ जिस फॉर्म में आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो 9th-10th में, वो भी आपके सामने आ गया है ना। नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डी बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई दिक्कत? तो mv जो क्वांटिटी है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और इसको जनरली p वेक्टर से डिनोट करते हैं। किससे? p वेक्टर से। अब मत पूछना p क्यों, बस इसको जनरली p से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपका नाम अंकित क्यों है? बस इसका भी कोई नाम रखा है, जाके उनसे पूछना अंकित ही क्यों रखे, लंकेश क्यों नहीं रखे थे, है ना। प्रेफरेंस, चॉइस, ठीक है, हमको अच्छा लगा रख। ऐसा थोड़े कि एक अंकित नाम ही आपके लिए दुनिया में बना, समझ में आ रहा? अगर आपका नाम आज पंडित होता तो आप तो मतलब समझदार थोड़े ही होते तो ऐसे ही। समझ में आ रहा? तो नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो समझ गया होगा। ठीक है, नाम है लीनियर मोमेंटम, इसका नाम रखा गया और इसको जनरली पी से डिनोट किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेक्टर है, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर। यूनिट क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो साथ में यूनिट एंड डायमेंशन भी पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, है कि नहीं है? क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिक्कत? हाँ ना बोलते जाना। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ का एक ऑल्टरनेट वर्जन है। ठीक है, एक वर्जन था नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए, और एक वर्जन ये भी है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई दिक्कत? पक्का लिख लो। अरे मतलब बोलना क्यों नहीं चाहिए? बच्चे लोग बोलते तो हैं ही, ठीक है, तो बोलना ही चाहिए। आप गलत करोगे तो जो ये वीडियो देखेगा वो भी सीखेगा, है ना, कि ये गलती भी की जा सकती है ना। क्लास में बकवास भी किया जा सकता है, तो फिर टीचर उसका कैसा जवाब देता है वो भी उसको समझ में आ जाए। तो लोग ऐसे ही सीखते हैं ना, दूसरे की गलती से सीखते हो, कुछ अपनी गलती से सीखते हो, है कि नहीं? ऐसे लाइफ। चल अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल की। किसकी बात करते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जहां पे कि एक से ज्यादा पार्टिकल, ठीक है, जहां पे एक से ज्यादा पार्टिकल। अच्छा, सिस्टम पे कैसा कैसा फोर्स हो सकता है? दो तरह का फोर्स हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। कोई दिक्कत? सिस्टम पे दो तरह का फोर्स हो सकता है। सिंगल पार्टिकल पे तो एक ही तरह का हो सकता है, सब है उसके बाहर ही है, पार्टिकल के तो बाहर ही होगा ना। लेकिन सिस्टम पे दो तरह का फोर्स हो सकता है। इंटरनल फोर्सेस, जो सिस्टम में के एजेंट, जो सिस्टम का हिस्सा है वो आपस में एक दूसरे पे लगा रहा होगा। सर ये कहां से आएगा? तो हो सकता है सिस्टम के अंदर स्प्रिंग हो सकता है सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो सकता है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है कि नहीं? तो दीज आर इंटरनल फोर्सेस। चलो, तो सिस्टम के किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं, मान लो ith पार्टिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ith पार्टिकल। ith मतलब कोई सा भी। अरे ith मतलब 1 रख दो तो फर्स्ट पार्टिकल हो जाएगा, आई के जगह पे 2 रख दो तो सेकेंड पार्टिकल हो जाएगा। गधा, बिल्कुल जनरल चीज को बोलते हैं ith, jth, है ना, nth। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि चलो एक ith पार्टिकल पे कौन कौन सा फोर्स हो सकता है। तो उस ith पार्टिकल पे लगने वाला सारा एक्सटर्नल फोर्स, प्लस, अच्छा ये एक्सटर्नल पार्टिकल के लिए तो सब एक्सटर्नल ही है, ये एक्सटर्नल बेसिकली सिस्टम के बाहर से लगने वाला फोर्स है ना, जो कि उस सिस्टम के बाहर से लग रहा, और उस पार्टिकल पे सिस्टम के जो अदर कंस्टिट्यूएंट हैं वो भी फोर्स लगा सकते हैं। तो प्लस
नेट फोर्स ऑन द ith पार्टिकल बाय इंटरनल। ये नोटेशन है, ये मत सोचना कि किताब में ऐसा ही लिखा हो, ये मेरा नोटेशन हम लिख दिए, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या लिखे हम, उस ith पार्टिकल पे लगने वाला सारा फोर्स, कोई दिक्कत, उस ith पार्टिकल पे लगने वाला सारा फोर्स, समझ में आया। दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्या होगा बताओ, अभी तुरंत सीखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल, यानी ये हो गया डी पी आई बाय डी टी। कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अरे एक सिंगल पार्टिकल के लिए तो न्यूटन्स लॉ लिखना जानते हैं ना, सिस्टम के लिए भी नहीं जानते, सिंगल पार्टिकल के लिए जानते हैं, तो ith पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं नेट फोर्स ऑन ith पार्टिकल। तो वो कौन कौन सा होगा, सिस्टम के बाहर वाला फोर्स और अंदर वाला सब मिला के। कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछो। अच्छा, इस ith को 1h से भी रिप्लेस कर सकते हो, ये तो जनरल एक्सप्रेशन था। तो मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किसकी, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल, अरे इसी तरह सेकेंड पार्टिकल, सबको जोड़ दो। ये क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑन द सिस्टम, अरे आगा। और ये हम बोल रहे हैं कि ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा मैथमेटिकली, ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। ध्यान से सुनना, परेशान नहीं होना, नहीं समझ में आया तो बोल दिए, इंटरनल है तो सर कट जाएगा कट जाएगा, अबे ध्यान से समझो क्यों कटेगा। ये सारे के सारे फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे मैथमेटिकली, फिजिकली नहीं। ये मत सोचना कि कैंसिल आउट होकर अंदर में कोई फोर्स ही नहीं लगता, अरे फोर्स लग रहा होता है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो लग रहा होता है। समझ में आ रहा, अरे समझ में आ रहा पक्का। अच्छा ध्यान से देखो, 2 या 3 पार्टिकल की बात कर लेते हैं पहले, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। पहले 2 या 3 पार्टिकल पे बात करते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। कोई दिक्कत, मान लो 3 पार्टिकल है, 1 2 3। एक्सटर्नल फोर्स को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल का सम हमको पता है, हम सिर्फ इंटरनल का सम निकालने की कोशिश करते हैं। 1 2 3, 1 पे कौन फोर्स लगा रहा होगा अंदर से, 2, फोर्स ऑन 1/2, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1/3, और तो कोई इंटरनल है नहीं। चलो फिर 3 पे कौन लगा रहा होगा, फोर्स ऑन 3/1 और फोर्स ऑन 3/2, उसी तरह फोर्स ऑन 2/1 और इधर फोर्स ऑन 2/3। अच्छा, इन सारे फोर्सेस को आप जोड़ दोगे तो वो बेसिकली यही टर्म होगा, सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन 1, सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन 2, सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन 3। जब सबको जोड़ोगे तो 1 पे इंटरनल का सम, 2 पे इंटरनल का सम, 3 पे इंटरनल का सम, अरे होगा। अब ध्यान से देखो, हम थर्ड लॉ से जानते हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड लॉ वैलिड है। ये डिराइव करने में हम ये मान के चल रहे हैं कि थर्ड लॉ वैलिड है, और यही चीज हम आपको अभी बोलते हैं। ये मत सोचना कि थर्ड लॉ हमेशा वैलिड होता है, हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रोस्टैट में दिखाएंगे कि थर्ड लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेनन आएगा ना, तो दिखाएंगे कि वहां पे थर्ड लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन वहां भी वैलिड है। तो ज्यादा बेसिक थर्ड लॉ नहीं है, ज्यादा बेसिक कौन है, मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। वो तब भी वैलिड है जब थर्ड लॉ वैलिड नहीं है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम डिराइव कर रहे होंगे, ध्यान से सुनना, अभी बता देते हैं,
क्योंकि इसी से मिलता जुलता आएगा। आगे जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन डिराइव कर रहे होंगे तो उसमें ये मान के चलेंगे कि थर्ड लॉ वैलिड है ना, थर्ड लॉ वैलिड है, और उससे हम डिराइव कर देंगे कि मोमेंटम क्या है, कंजर्व है। फिर से सुनो, हम आपको दिखाएंगे आगे चल के कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। अभी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये हम मान के चलेंगे कि थर्ड लॉ वैलिड है। तो आपको या बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि थर्ड लॉ वैलिड है इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है। नहीं, ये हमारे स्कोप में नहीं है कि हम मोमेंटम कंजर्वेशन को प्रूव कर पाए बेसिक से, है ना, समझ में आया। उसके लिए नॉइथर थ्योरम आना चाहिए, जो कि शायद हमको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, है ना, ठीक है। तो उस नॉइथर थ्योरम से आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो कि मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ज्यादा बेसिक कौन है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ना कि थर्ड लॉ। हां, हम ये मान के चलेंगे कि थर्ड लॉ वैलिड है इसीलिए मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड है, लेकिन रियलिटी में बेसिक कौन है, मोमेंटम कंजर्वेशन, ना कि थर्ड लॉ। मोमेंटम वहां भी कंजर्व होगा जहां पे थर्ड लॉ वैलिड नहीं हो। ये चीज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी मस्त हम डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, सब चलेगा, लेकिन फिर वहां के आपको बोले कि देखो ये एक्सेप्शन है तो अच्छी बात नहीं, फिर तो अपना सी वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो कोई एक्सेप्शन वैक्सेप्शन नहीं है। मोमेंटम कंजर्वेशन इज मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। समझ में आया? तो लिख लेना, मोमेंटम कंजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। थर्ड लॉ वैलिड है कि नहीं है, इससे मोमेंटम कंजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हां, यहां पे हम थर्ड लॉ के हेल्प से ही प्रूफ करेंगे कि मोमेंटम कंजर्व है जब सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो। अंकित परेशान हो, पूछ सकते हो। तो ऐसे रोने सूरत क्यों बना लियो? तो पढ़ोगे तो टेंशन होगा ही, यही लाइफ है। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। सच्चाई बता रहे हैं। पढ़ोगे तो नई नई चीजें आएंगी, फिर कंफ्यूजन आएगा। नहीं पढ़ोगे भूल जाना। आज जो फिजिक्स नहीं पढ़ा उसको थोड़ी टेंशन हो रहा है नॉइथर थ्योरम क्या, सुना भी नहीं होगा। जो पढ़ा उसको भी नहीं सुना होगा, है ना। बहुत बच्चा जो आईटी में चला गया उसको भी नहीं पता होगा नॉइथर थ्योरम क्या, है ना। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे एमी नॉइथर थी। हाँ, उससे बेसिक होगा वो नॉइथर। हाँ, वाला जो बता रहे थे सर, क्या मस्कुलर फोर्स जो लगता है तो आगे जाते हैं, हाँ, उसमें इंटरनल फोर्स 0 नहीं आया था? बिल्कुल आया था। कहीं से कहीं मत कंफ्यूज हो, उसमें बोले थे इंटरनल फोर्सेस का वर्क 0 नहीं आ रहा। हम वहां पे ये प्रूफ किए थे कि इंटरनल फोर्सेस मैथमेटिकली कैंसिल आउट होंगे, अगले चैप्टर में हम प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी देखो कि इनका वर्क 0 नहीं हो रहा। फिर देखो दो चीज को आप मिक्स कर दिए। वहां पे हम ये नहीं प्रूफ किए थे कि इंटरनल फोर्स 0 हो रहा या नॉन 0 हो रहा। वहां पे प्रूफ किए थे कि यहां पे अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है और फिर भी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, दैट मींस आप पे कौन वर्क किया होगा, इंटरनल फोर्स। कंफ्यूज मत करो खुद को और बाकी क्लास को। हाँ ठीक है, अच्छा क्या पूछ ली। वहां अलग चीज था, वहां हम प्रूफ किए थे कि देखो ये आदमी जब दौड़ रहा है तो इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा, तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है। ऑब्वियसली उसके इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे। समझ में आया? तो कंफ्यूज नहीं होने का फिर से लिख लो यहां पे भी कि इंटरनल फोर्सेस मैथमेटिकली कैंसिल आउट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि फिजिकली गायब हो जाते हैं, वो हैं। तुम्हारे शरीर में जो अंदर एक दूसरे मसल्स को बांधने वाला फोर्स है वो है। ऐसा थोड़ी है कि तुम पे वो फोर्सेस गायब हो जाते हैं और तुम उड़ने लगते हो हवा में इधर उधर। अरे तुम कैसे बंधे हुए, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, इंटरनल फोर्स ही तो उसको बांध के रखे हुए हैं। हम तुम्हारे उंगली को ऐसे खींचे, इधर देख,
तो अगर इंटरनल फोर्स नहीं होता फिर तो चल देता है, वो मैथमेटिकली कैंसिल आउट हो रहा। समझ में आया? है तभी तो वो वर्क भी करता है, और उसी वर्क के कारण आप में काइनेटिक एनर्जी दिखती है जब आप दौड़ते हो, क्योंकि आप पे वहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं है। ये प्रूफ किए हैं हम, कंफ्यूज नहीं होने का। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल टर्न आउट टू बी 0। और ये क्या आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ P1 प्लस P2 प्लस 1। हाँ बिल्कुल, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर नहीं सुने बे। ये जब सब वेक्टर जुड़ रहा है तो वो ऑब्वियसली एक वेक्टर मिलना चाहिए। अब मत लिखोगे, आपको पता है ये इक्वालिटी भी है, वो बोल्ड वाला इक्वालिटी है। आप हमसे पढ़े फिर ऐसी ऐसी बात करते हो तो थोड़ा सा तो मतलब समझदार बनो। ये इक्वालिटी भी आपका जो अलजेब्रा वाला इक्वालिटी है वो नहीं है, ये वेक्टर वाला इक्वालिटी है। असल में हम बोले थे कि इसके ऊपर भी ऐसे छुपा हुआ है कि नहीं? हमसे पढ़े हो फिर ऐसी ऐसी बात करते हो। समझ में? पक्का? अच्छा ये क्या है, ध्यान से देखो तो ये है बेसिकली m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। ये बेसिकली है सिस्टम के हर एक पार्टिकल के मोमेंटम का सम, और इसको बोलते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। क्या बोलते हैं? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यानी हम लिख सकते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स on a system is equal to rate of change of momentum of the system. This is your Newton's second law for a system of particle. है ना? ये सिंगल पार्टिकल के लिए नहीं, सिंगल पार्टिकल के लिए क्या था? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लेकिन उससे मिलता जुलता ही, अरे है ना, अरे है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। उसी तरह नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। समझ में आया? समझ में आया? तो लिखो, दिस इज व्हाट वी हैव न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ये हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और ये था न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिंगल पार्टिकल। कोई दिक्कत? यहां तक की बातों को लिखो, अच्छे से नोट डाउन करो, और ये बगल में बना लेना। ठीक है ना? कि थर्ड लॉ से ये सारे पेयर मैथमेटिकली कैंसिल आउट होंगे, ये लिख लेना कि वो फिजिकली कैंसिल आउट नहीं होते हैं। अगर होते तो फिर इंटरनल फोर्स वर्क कैसे कर रहा होता, है ना? एग्जाम्पल, आदमी का दौड़ना जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क 0 है, फिर भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना? आपकी उंगली का आपके शरीर से अलग नहीं हो जाना, ऑब्वियसली इंटरनल फोर्सेस हैं, वो वर्क कर रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, फिर एक चीज और बता देते हैं क्लियरली। वैसे तो आप लोग समझदार स्टूडेंट हो, इधर उधर भटकते नहीं, जो भटकते हैं उनको बता देते हैं। और आप वीडियो खोजोगे सेंटर ऑफ मास का, तो पहले उसमें मन भर सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन सिखाएगा। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं। मेरे में थोड़ा सा उल्टा चलेगा, हम एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा करेंगे और सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन साथ साथ में होता रहेगा। ठीक है, साथ साथ में कुछ होमवर्क दे देंगे, कुछ क्लास में करा देंगे, और साथ में सेंटर ऑफ मास चैप्टर भी चलता रहेगा। इससे दो चीज़ हो जाएगा, एक तो हम फास्ट हो जाएंगे, और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे सवाल जेईई में कभी कभार ही आता है ना, उसका एप्लीकेशन आता। ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरी है एप्लीकेशन सीखना, ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बिल्कुल ज़रूरी है, वो हम लोग होमवर्क के थ्रू सीखेंगे। कोई दिक्कत? पक्का? क्योंकि आप बोलोगे सर हम फलाने जगह वीडियो देखे तो उसमें तो सर पहले रॉड का बताया, फिर रिंग का बताया, फिर आप तो फोर्स से शुरू हो गए।
तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ भी छूटेगा नहीं, उसके लिए परेशान, ठीक है। चलो, नेट फोर्स ऑन अ पार्टिकल, पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, या नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल कैन बी रिटन एज मास ऑफ द पार्टिकल एंड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत? अरे है ना सर, ये क्या लिख दिए? अरे एक्सेलरेशन को लिख दिए, एक्सेलरेशन को लिख दिए, बस आपको चक्कर आ गया। अबे वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कई बार कर चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा तो हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कॉपी पलटो, पीछे देखो। चल, अभी जो हम डिराइव किए नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हाँ सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत? तो यहां से थोड़ा सा एनालॉजी मिला, एक जैसा लगा, है ना, एनालॉजी एक जैसा, और जैसा ये वैसा एनालॉगस हुआ है ना। सिंगल पार्टिकल के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और सिस्टम के लिए भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसी एनालॉजी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू m सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। हम लिखना चाहते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, नेट एक्सटर्नल फोर्स is equal to mass of the system and second derivative of some position vector। ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है ये बाद में समझेंगे, बट हम कुछ इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, और यहां पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ सम पोजीशन वेक्टर, सम पोजीशन वेक्टर। अरे है ना, इसी को तो समझना, सम पोजीशन वेक्टर इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत? ताकि ये एनालॉजी यहां भी मेंटेन हो जाए, और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन दिस R इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 and so on divided by sigma mi। अब फिर एक आइडिया आया, ये R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा आप तभी लिख पाओगे जब इस R और उस R का रिलेशन कुछ ऐसा हो। नहीं समझ में आया? समझाते हैं। इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इस चीज को, इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। हर ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम सम, मोमेंटम चेंज का सम भी तो लिख सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, m1 d2r1 बाई dt प्लस m2 d2r2 बाई dt एंड सो ऑन। इसको लिखे बे, अरे लिखे है ना। अब देखो, इस m को यहां ले जाओ, डिवाइड कर दो, इस m को ले जाओ यहां, टोटल में डिवाइड कर दो, तो आपको तुरंत दिख जाएगा ये R ऐसा है, वहां डेरिवेटिव के टर्म में, इसको दो बार डिफरेंशिएट करो ना, दिख जाएगा फिर से। इसको दो बार डिफरेंशिएट करो, ये कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो ये सिर्फ डिफरेंशिएट होता चला जाएगा, तो वैसा ही दिखेगा फिर। समझ में आया? इसीलिए इसका नाम क्या दे दिए? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ये प्योर मैथमेटिकल टर्म है ना।
उस एनालॉजी को मेंटेन करने के लिए। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? नहीं आया चलेगा। बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास, ये जो आ रहा है ना, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, ये प्योर मैथमेटिकल टर्म है ना। जैसे कि यहां पे क्या लिखते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू पार्टिकल का मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। उसी तरह ये तो बिल्कुल एक जैसा है ना, ये तो बिल्कुल एक जैसा। अब हम इसको भी इस फॉर्मेट में थोड़ा लिखने की कोशिश करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सम पोजीशन, जैसे यहां पे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, अरे है ना। अच्छा, इसको जब एक्सपेंड किए तो ये टर्म आया, यहां से ये क्लियर हो गया कि ये आर तभी पॉसिबल है, ऐसा यहां पे एक आर लिखना तभी पॉसिबल है जब ये आर ये हो। ये जो आर लिख रहा है ना, ये नोन आर है, ये आर तभी हम लिख सकते हैं जब ये आर इस फॉर्मेट का हो, और इसी को हम क्या नाम दिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? थोड़ा सा ऊपर जाके हम बता रहे हैं, ठीक है, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके। सिंपली हम ये भी बता दिए कि प्योर मैथमेटिकल टर्म है, वो भी आपके समझ में आ गया तो चलेगा। और कैसे इसका आइडिया होगा थोड़ा सा ये आपको यहां पता चल गया है ना। बार बार देखना, बार बार जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इस चैप्टर में, बार बार जब कैलकुलेशन करेंगे ये टर्म बार बार आपके सामने आएगा, है ना। ये कहीं से हम लाएंगे नहीं, ये आ जाएगा। समझ में आया? और हम कैलकुलेशन करेंगे किसी और चीज का, मोमेंटम का, पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, और देखोगे ये टर्म अपने आप उछल के आ जाएगा सामने। समझ में आया? तो हम इसका नाम ही रख दिए, क्या नाम रख दिए, सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? दैट डजंट मीन कि वहां मास रखा होता है। समझ में आया? समझ में आया? अब देखना ना, ये टर्म बार बार आएगा, अपने आप आएगा, ठीक है, अपने आप आएगा। जब भी हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे ये टर्म उछल के आ जाएगा, मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे ये टर्म आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको एक नया नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, सेंटर ऑफ मास। लेकिन यहां पर आदमी इसको बहुत सारा उल्टा सुल्टा कॉन्सेप्ट लगा दिया अपना, कि मान लो सारा का मास वहीं होता है, सॉल्व कर दो बन जाएगा, 8 सवाल बन जाता है, लेकिन जो जेई में आता है नहीं बनता, क्योंकि जे उठा के वो सवाल रखेगा जिसमें बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। समझ में आया? तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कब सेंटर ऑफ मास से, सॉरी, उस बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है और कब नहीं किया जा सकता। और ये तभी पता चलेगा जब आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा रहेगा कि सेंटर ऑफ मास सच में होता नहीं है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना कि होता है, तो आपको हमेशा मन करेगा, अरे यार इतना से कौन डील करेगा, हटाओ ना सेंटर ऑफ मास। तो जे वाला बोलेगा ऑप्शन नंबर ए में रखो, तो पूरा बॉडी हटा के सेंटर ऑफ मास, जो कि गलत वाला है, ऑप्शन ए में रखो तो बच्चा को दिखेगा सबसे पहले, है ना। आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर भी आ जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जेई वाले तो समझदार होते हैं, बहुत खतरनाक वाले, मतलब आप समझ ही रहे हो, है कि नहीं भाई। वो प्रोफेसर 150 साल से रिसर्च करने वालों को पढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली हम आप उनके सामने कुछ नहीं, है कि नहीं। तो वो तो वही सिचुएशन रख देंगे जहां पे वो रिप्लेस नहीं होगा, और आंसर में सबसे पहले वही रखेंगे जो रिप्लेस करके आप बनाया, है कि नहीं। क्योंकि उनको पता है कि आप लोग बहुत क्यूट हो, ठीक है, समझ में पक्का। तो यहां तक की बातों को लिख लो कि देखो ये प्योर मैथमेटिकल टर्म है, अगेन, है ना, ये बार बार हमारे कैलकुलेशन में आता रहता है, रहेगा, इसीलिए हम इसको एक नाम दे दिए सेंटर ऑफ मास। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना। ऐसा बनाने के लिए हम क्या किए कि मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर,
और जब इसको इससे कंपेयर किए तो इस पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन क्या आ गया ये, और देखते हैं कि बार बार ये वाला आता है। हम खोजने नहीं जाएंगे, जैसे होता है ना कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाते हो, आप मोमेंटम निकालने जाते हो, आप सेंटर ऑफ मास निकालने नहीं जाओगे, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे उसमें सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो। आप मोमेंटम निकालने जाओगे उसमें सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये जो एक टर्म आया ना, इस मैथमेटिकल टर्म का नाम क्या रख दिए, सेंटर ऑफ मास। काम खत्म, इससे ज्यादा सेंटर ऑफ मास कुछ भी नहीं। समझ में आया? पक्का? चलो लिख लो, हम 1 मिनट में आते। चल, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो चलो, ठीक, उसका कैलकुलेशन पार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत? चल, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या आया? R1, आप इसको चाहो तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? ये तो पोजीशन वेक्टर है तो एक्स वाई जेड सब कोऑर्डिनेट होगा, है ना। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स सी एम, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 सो ऑन बाय सिग्मा mi, और YCM। अच्छा, ये कहाँ से आया? तो इसी R1 को लिख लेना, x1 i कैप, x2 y1 j कैप और z1 k कैप। उसी तरह उसको भी लिख लेना, सबको तोड़ लेना, और x वाले को एक साथ लोगे तो ये टर्म आएगा, y वाले को एक साथ लोगे तो ये टर्म आएगा, ठीक है। वो आप कर लेना, अब तब फालतू का काम हम नहीं कर रहे। इसी तरह जेड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? पक्का? चलो, HC वर्मा एग्जाम्पल नंबर 9.1 स्टार्ट करो। हाँ, लिख के, ये लिख के ये आपका इनसाइड एग्जाम्पल जो होता है ना, जस्ट तुरंत स्टार्टिंग में ही होगा वो करने का। हाँ, ठीक है, करो। देखो यहाँ पे सारा का सारा पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है, किसमें है? तो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो ही आने वाला है, m1 z1 m2 z2 है ना, तो कैलकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसी प्लेन में आएगा, सेंटर ऑफ मास भी इसी प्लेन में आएगा। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकालते हैं, है ना। अरे m1 कितना है? m, इसको मानते हैं 1 2 3 4। m1 क्या है? m, m2 क्या है? m3 क्या है? m4 क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स लिख लें। x1 क्या है? x2 क्या है? a, x3 क्या है? x4 क्या है? गुड। y1 क्या है? y2, y3, y4, गुड। हो गया, खत्म। अब भी नहीं बनेगा तो हम क्या करें यार? XCM बराबर m1 x1 m2 x2 m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 3 7 2 9 1, तो XCM आ जाएगा 5ma, तो a/2 a/2 आया क्या? YCM जीरो प्लस 0 3ma प्लस 4ma बाय 10m, यानी
7a/10 यानी 0.7 और ये 0.5, तो ये हो गया, कहीं यहाँ होगा आधा, अरे a/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, अगर वो भी इतना ही होता तो यहाँ कहीं से थोड़ा ज़्यादा, यानी यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ ये, अरे होगा, इतना तो कर पाओगे यार। हाँ बोल। अरे इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको, हाँ। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे? ये 0,0 पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये है a,0 पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट a, ये है a,a पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। अच्छा सॉरी, आप लोग तो कोरोना वाले हो ना। हाँ, नहीं समझ में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हो? और ये है a,0 पे, ये है a,a पे, ये है 0,a पे। अब देखो सबका एक्स कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, पहला जो लेटर होता है वो x होता है, दूसरा लेटर y होता है। नहीं कोई बड़ी बात नहीं, कोरोना वाले हो ना आप लोग। होता सच्चाई है। हमको लगता है पूरे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख हमको इसी बैच में होगा, एक आध बैच आगे तक सब कोरोना वाला इसने सब आ रहा है। हाँ चलो इधर, इसी खुशी में एक सवाल करो। ये मास मान लो m है, ये मास मान लो 4m है, बीच का दूरी मान लो l है, पार्टिकल है दो, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताओ। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे ये कुछ रॉड वॉड नहीं है, ठीक है, दूरी l है, ये m है, ये 4m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताओ। शुरू हो जाओ। चलो देखो, कुछ नहीं करना, इसी लाइन को x मान लिए, अरे हमको लोकेशन से मतलब है ना, इसी लाइन को x मान लिए तो इसके परपेंडिकुलर y हो गया, तो देख रहे हैं दोनों का y तो 0 ही होने वाला। अगर दोनों का y 0 है तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे होगा, है ना, सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन पे होगा। तो इसका मान लो 0,0, इसका हो जाएगा l,0, तो xm हो जाएगा m इंटू 0 प्लस 4m इंटू l/5m, तो xcm बराबर हो जाएगा 4l/5, यानी यहां से है 4l/5, अरे है क्या 4l/5, तो ये हो जाएगा l/5। तो दिक्कत, अब यहां से दो खास चीज हम आपको बता दे रहे हैं। अगर दो पार्टिकल है तो सेंटर ऑफ मास देखो किधर लोकेटेड है, भारी वाले के नजदीक, है ना लोकेटेड, भारी वाले के नजदीक। अगर दोनों मास बराबर होता तो सेंटर ऑफ मास कहां होता? बीचों बीच, अरे है ना। अच्छा, यहां से पहले मास से जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, इस दूरी को हम मान लेते हैं L1, क्या मान लेते हैं L1, और दूसरे मास से जो लोकेशन है सेंटर ऑफ मास का, उस दूरी को क्या बोल देते हैं L2, दूरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो m1/m2 निकालो, तो m1/m2 क्या है, m/4m यानी 1/4, और L1/L2 क्या है, बाय है क्या। दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उन दोनों पार्टिकल को जोड़ने वाले लाइन को इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है।
दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे होगा जो उन दोनों पार्टिकल को जोड़ रहा, पहली बात। दूसरी बात, वो उन दोनों पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को उन पार्टिकल के मास के रेशियो के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है। रिजल्ट है, कई बार जरूरत हो जाता है, सवाल फास्ट हो जाता है ना? अरे है कि नहीं? समझ में आया? एचसी वर्मा लाओ थोड़ा सा। ये जो है ना सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स, उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल। ये पढ़ो थोड़ा सा अभी, हाँ इसको अभी सॉल्व करेंगे। पढ़ो, सबके पास एचसी वर्मा, पढ़ो, व्यवस्था करो। चल बैक टू वर्क, जो मेन काम है। ध्यान से देखो, हम क्या बोले हैं कि हमेशा बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, बट इन सर्टेन केसेस अ बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास एंड द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वन ऑफ सच केसेस। फिर से सुनना, हिंदी में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में समझ में आया अच्छी बात है, अब हिंदी में समझ। हम बोले थे कि हर केस में बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में किया जा सकता है, और उसमें से एक केस है सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन। सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन में बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है सर, जब सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट, बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता ही है, अरे एक से ज्यादा ग्रुप हो सकता है ना जैसे ये, तो उसमें इंडिविजुअल ग्रुप को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो, और ये चीज हम प्रूफ करेंगे पहले, ये नहीं कि चेप देंगे, ये चीज हम पहले प्रूफ करेंगे कि बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस सिस्टम में आपके बुक में थोड़ा सा डार्क कर दिया, असल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब ढेर सारा पार्टिकल है इसमें। ठीक है, डिस्क्रीट पार्टिकल है। उसी तरह इसमें भी ढेर सारा डिस्क्रीट पार्टिकल है। इसमें कितना पार्टिकल है? N1, और दूसरे में कितना पार्टिकल है? N2। कोई दिक्कत? ठीक है, मेरा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, कुछ तो एक्सिस रहा होगा, अरे रहा होगा ना। ठीक है, अब एक्सिस वैक्सिस यहाँ नहीं बना रहे गंदा करने के लिए। ठीक है, ऐसे रहा। इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट करें, सिर्फ इसके लिए बात कर रहे हैं, ये इस ग्रुप का नाम रख देते हैं ग्रुप 1 और इसका नाम रख देते हैं ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 का अगर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप 1 का, ध्यान से देखना, RCM फॉर ग्रुप 1 क्या लिखोगे? सिग्मा MI RI, यही होता ना। अच्छा, I का वैल्यू इसमें कहां से कहां जाएगा? 1 to N, 1 to N, अरे जाएगा। ठीक, 1 to N, 1 बाय सिग्मा MI, सिर्फ इसकी बात कर रहा है, सिर्फ इसकी बात कर रहा है। ठीक है, सिग्मा MI, और इसमें भी इसी पार्टिकल का आप मास लोगे ना, तो 1 से लेके N1 तक, 1 से लेके N1 तक, कोई दिक्कत? और ये जो सेंटर ऑफ मास आया, ये हमको पहले से पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? C1 पे। ये जो कैलकुलेट करोगे ना, तो ये लोकेशन वही आएगा जो C1 का लोकेशन। कोई दिक्कत? और अजम्पशन है मेरा कि हाँ C1 पे है, हमको पता। उसी तरह इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? C2 पे। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेकेंड सिस्टम बराबर सिग्मा MI RI। अच्छा, यहां पे N खत्म हो गया, N1 खत्म हो गया, अब यहां से गिनती कहां से शुरू होगा? N1 + 1, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 55 भी है ना। और ये कहां तक है? कुछ और नंबर, तो यहां शुरू होगा N+, अच्छा ठीक है, दोनों अलग अलग,
मान लो इसमें N1 है और इसमें N2, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल का नाम रखेंगे तो इसमें नाम रखेंगे 1 2 3 4 5, कहाँ खत्म हो जाएगा? N1 पे। अब इसमें नाम रखना शुरू करेंगे तो कहां से शुरू होगा? N1 + 1, N1 + 2। अरे हम सारे पार्टिकल का नाम एक सीक्वेंस में रखना चाह रहे हैं, ये नहीं कि 20 इसके लिए तो फिर 20 इसके लिए। हम नाम रखना चाहते हैं कि 40 पार्टिकल है ना, तो इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18, और यहां से 19 20 30 ऐसे। समझ में आ रहा? सेम सीक्वेंस में, ठीक। चलो, तो अब हम इसके लिए सेंटर ऑफ मास लिख रहे हैं, तो इसका अगर 19वां पार्टिकल है मेरे सिस्टम का, तो ये होगा 19, तो 19वां का पोजीशन वेक्टर होगा। तो यहां शुरू कहां से होगा गिनती? N1 + 1 से N1 + N2 तक। अरे होगा, टोटल तो N1 + N2 पार्टिकल है ना। थोड़ा नंबरिंग थोड़ा समझो, मैथ्स और कुछ नहीं। डिवाइडेड बाय Mi फ्रॉम N1 + N2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका लोकेशन क्या आएगा? C2। अरे इसका लोकेशन क्या आएगा? C2। हे भगवान। अच्छा, इसका मास मान लो M1 है और इसका मास M2 है, तो ये टर्म क्या रहा होगा? M1, और वो टर्म क्या रहा होगा? M2। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि इसका सेंटर मास पता है, इसका सेंटर मास पता है। अगर हम इन दोनों को एक सिस्टम मान लें, ठीक है, अब मेरा बॉडी ये पूरा कंप्लीट सिस्टम, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो आप क्या करोगे? ध्यान से सुनो। सोच के बता। पूरा का निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे RCM बराबर सिग्मा MI RI फ्रॉम 1 to N1 + N2 डिवाइडेड बाय सिग्मा MI 1 से N1 + N2। कर सकते हो? कर सकते हो? अबे अच्छा से लिख पूरा। ये क्या लिख रहा है इतना छोटा छोटा? और क्या है, सब कुछ से डिटेल में लिखना। इस सिस्टम का मास M1 मान रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, और इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास C1 पे, इसका नंबर ऑफ पार्टिकल N2 है इसमें, इसका सेंटर ऑफ मास C2 पे है, और इसका मास M2 है। कोई दिक्कत? सब चीज लिखो। क्या दिख रहा बे? इस सकल तार रहा सब, जल्दी लिखिए। चलो यहां जल्दी से आप काम करते हैं अपना। इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना। RCM दिस कैन बी रिटन एज, इसको दो पार्ट में तोड़ लो, इसको दो पार्ट में तोड़ लो। अच्छा, इसका मास क्या बोल रहे हैं हम? इसका मास, इसका पोजीशन वेक्टर RCM1 सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर RCM2। ये याद है ना? चलो इसको कैसे लिख सकते हो जल्दी से बताओ। इसको तोड़ देंगे, 1 से N1 अलग कर देते हैं, और N1 + N से N2 तक अलग कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा MI RI। ऐसा समेशन में होता, 9th 10th में पढ़े हो, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 से N1 और सिग्मा N1 + 1 से N2। अरे हाँ, N1 यहां तक खत्म हो गया ना, तो अब N1 से लेके N2 तक का नंबर अलग।
बाय, इसको भी दो पार्ट में तोड़ लो, दो पार्ट में, तो N1 क्या, हाँ सॉरी, इसको भी तोड़ लो दो पार्ट में, तो इसको तोड़ोगे तो एक पार्ट M1 हो जाएगा, एक पार्ट M2 हो जाएगा, अरे एक का मास हो जाएगा, एक दूसरे का मास हो जाएगा। डायरेक्ट अब हम लिख रहे हैं M1 प्लस M2। अच्छा सिर्फ इस टर्म को देखो, ये टर्म यहां से आ रहा है, अरे ये टर्म ये है, ये मतलब है आर सी, या इसको R1 बोल दे सीधा सीधा, R1 मल्टीप्लाइड बाय M1, और ये टर्म देखो तो ये है R2 मल्टीप्लाइड बाय M2, यानी जो सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, ध्यान से सुनना, वो है M1 R1 प्लस M2 बाय M1 प्लस M2। ये क्या हो गया सर, इससे क्या कहना चाहते हो, जो कहना चाहते थे वो मैथमेटिकली लिख दिए। इससे ये कहना चाहते हैं कि ध्यान से सुनो, अगर इसका सेंटर ऑफ मास पता है, इसका सेंटर ऑफ मास पता है, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है ना, तो मस्त मान लो कि ये पूरा सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक मास है, कहां पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, और एक मास यहां है इसके सेंटर ऑफ मास पे। तो दो पार्टिकल अगर होता, मान लो सिर्फ दो पार्टिकल होता, सिर्फ दो पार्टिकल होता, जहां पे कि M1 कहां पे होता, R1 पे, कहां पे, और दूसरा पार्टिकल M2 कहां पे होता, R2 पे, तो भी इसका सेंटर ऑफ मास क्या वही आता, आता ना। दैट मीन्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होल बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास। इस पूरे बॉडी के जगह पे सिर्फ एक पार्टिकल मान लिए जो कहां पे लोकेटेड है, C1 पे, और उसका मास क्या है, जो बॉडी का मास है। तो एक तरह से यही किए ना कि बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिए, अरे बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिए ना। तो नोट डाल के लिख लेना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स सेंटर ऑफ मास, है ना। ये वन ऑफ द उन केसेस में से है जहां पे कि बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस किया जा सकता है। कोई दिक्कत? अच्छा उधर पीछे का होमवर्क करते रहना, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे बीच बीच में वर्क एनर्जी का। और यहां पे दो क्वेश्चन आप एकदम एज इट इज छाप के लाओगे, सेक्शन 9.2 का ए और बी, सेक्शन 9.2 का ए और बी, चुपचाप जैसे है वैसे एक एक वर्ड छाप के लाओगे, बिल्कुल हाँ। सेक्शन 9.2 का ए और बी, इसमें है रॉड का सेंटर ऑफ मास और सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। कल की कहानी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत? पक्का?